हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट एमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सेकेंड यूनिट जो कि हमारी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, इन बीजेटी विच ऑफ दीज टर्मिनल इज़ हैविली डोप्ड। तो हमको मालूम है बीजेटी में 3 ही टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो यहाँ से जो आपका ये होता है इमीटर, बेस और कलेक्टर, जो 4 टर्मिनल, तो ये तो आपका एफईटी में होता है, तो इसको तो पहले ही कैंसिल आउट कर देना है। अब बचा इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इसमें पूछा है हैवली डोप्ड कौन सा होता है। तो यहाँ पर तीनों रीजन का डोपिंग लेवल अलग अलग होता है। सबसे हैवली डोप्ड कौन सा होता है? आपका इमीटर रीजन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हैवली डोप्ड कौन सा होता है? इमीटर। दैट इज इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पूछ लेता है यहीं पर सबसे लाइटली डोप्ड कौन सा होता है, तो सबसे लाइटली डोप्ड हमारा होता है बेस रीजन। और जो आपका कलेक्टर टर्मिनल होता है ये आपका मॉडरेट ड्रॉप होता है। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन बीजेटी विच ऑफ दीज टर्मिनल इज हैविंग लार्जेस्ट एरिया। अभी हमने डोपिंग का देखा था, डोपिंग किसकी सबसे ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखेंगे एरिया सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इमीटर, बेस और कलेक्टर में जो सबसे लार्ज एरिया होता है वो कलेक्टर टर्मिनल का होता है, क्योंकि कलेक्टर पर सबसे ज़्यादा हीट डिसिपेट होती है। तो हीट पर यूनिट एरिया कम करने के लिए हम लोग कलेक्टर रीजन को सबसे बड़ा बनाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन या सबसे लार्जेस्ट एरिया कलेक्टर का होता है, उसके बाद इमीटर का होता है, और सबसे कम एरिया बेस का होता है। तो ये आपका एक इक्वेशन हो जाता है कलेक्टर, इमीटर और बेस में। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बीजेटी विच ऑफ दीज टर्मिनल इज लाइटली डोप्ड। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा सबसे हैवली डोप्ड था, कौन सा सबसे लाइटली डोप्ड था। तो सबसे लाइटली डोप्ड कौन सा होता है? हमारा बेस रीजन। बेस रीजन हमारा क्या होता है? लब से लाइटली डोप्ड होता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, टू ऑपरेट प्रॉपरली ए transistors base emitter junction must be forward biased with reverse bias applied to which junction। कहने का मतलब यहाँ पर है, देखिए जब कभी भी प्रॉपरली ऑपरेट की बात हो, ठीक है, जब आप बात करें ट्रांजिस्टर की प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है ट्रांजिस्टर का जो मेन एप्लीकेशन है वो एज ए एम्पलीफायर। तो इसका मतलब है इस समय ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। तो अगर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो उस केस में इन्होंने क्या कहा है, बेस इमीटर जंक्शन को तो हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं, तो किस जंक्शन को हम रिवर्स बायस रखते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से। आपका ये हो गया इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो इमीटर बेस जंक्शन, अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर इसको मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इमीटर बेस जंक्शन को हम हमेशा फॉरवर्ड बायस रखते हैं। तो ये आपका फॉरवर्ड हो गया। तो जो बचा आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है ये हमेशा रिवर्स बायस ही रहेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा बी, कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर ए बीजेटी आई सी दैट इज कलेक्टर करंट दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर एंड आई बी इज इक्वल टू दैट इज बेस करंट दिया हुआ है 10 माइक्रो एम्पियर। फाइंड इमीटर करंट, दैट इज आई ई की वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर हो, चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, जो ये बेसिक इक्वेशन होती है आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये हर ट्रांजिस्टर के लिए वैलिड होता है। तो देखिए इसमें जोड़ दीजिए दोनों सिंपली। ये दिया हुआ है आपका 10 मिली एम्पियर एंड आई बी आपका गिवन है 10 माइक्रो एम्पियर। बस इसको ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये आपकी यूनिट मिली एम्पियर में है और ये माइक्रो एम्पियर में है, तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, दोनों यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो इसको भी हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। माइक्रो वाले को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो ये मिली एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 1000, तो ये इतना क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर। ओके, अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, जब सम करना है तो देखिए क्या होगा, 10 मिली एम्पियर का तो 10 मिली एम्पियर ही है, प्लस जब इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.01 मिली एम्पियर। ओके, तो फाइनली वी विल गेट 10.01 मिली एम्पियर, दैट इज आई की वैल्यू आ जाएगी 10.01 मिली एम्पियर। दैट इज जो सी आंसर है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर ए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी इनपुट एंड आउटपुट करंट्स आर
तो जब हम ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस में यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा इमीटर टर्मिनल हमारा इनपुट का काम करता है, बेस कॉमन रहता है, और कलेक्टर जो है क्या हो जाता है, आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा इनपुट कहाँ पर अप्लाई होगा, इमीटर और बेस के बीच में, और आउटपुट हम लोग कहाँ से लेंगे, कलेक्टर और बेस के बीच से। तो जो आप इमीटर करंट है आई ई, ये हमारा काम करेगी इनपुट करंट का, और जो कलेक्टर करंट होगी आई सी, ये हमारा काम करेगा आउटपुट करंट का। तो दैट इज़ इनपुट करंट आई ई और आउटपुट करंट आई सी, दैट इज़ डी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल प्रीवियस वन की तरह ही है, बट यहाँ पर क्वेश्चन है कॉमन इमीटर में इनपुट और आउटपुट करंट्स हमको पहचाननी है। तो कॉमन इमीटर के केस में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये इमीटर टर्मिनल हो गया, ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। तो इनपुट हमारा कहाँ रहता है, बेस और इमीटर के बीच में, और आउटपुट हम लोग कहाँ से लेते हैं, कलेक्टर और इमीटर के बीच से। तो हमारा जो बेस करंट हो जाएगा ये हमारा इनपुट करंट हो जाएगा, और जो हमारी कलेक्टर करंट हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट करंट। दैट इज़ आई बी एंड आई सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दैट इज़ हमारा जो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पर है। उसने पूछा है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कॉमन इमीटर के केस में जो हम लोग इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट हमारा कहाँ पर होता है, बेस और इमीटर के बीच में, और जो हम लोग कलेक्टर और इमीटर के बीच से हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो जब उसने आउटपुट वोल्टेज पूछा है तो आउटपुट पर जो भी वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा। तो आउटपुट हमारा कलेक्टर इमीटर के बीच में है, तो यही हमारा जो कलेक्टर इमीटर के बीच में वोल्टेज होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट वोल्टेज। दैट इज़ वी सी ई हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। अगर यहीं पर वो पूछ लेता इनपुट वोल्टेज बताइए, तो इनपुट हमारा किसके बीच में है, बेस और इमीटर के बीच में। तो इसका मतलब है जो बेस इमीटर के बीच में वोल्टेज होता है वी बी ई, ये हमारा क्या हो जाता, इनपुट वोल्टेज। ओके, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुके हैं। वही उसने पूछ लिया कॉमन इमीटर के केस में इनपुट वोल्टेज क्या होता है। तो अभी हमने बताया था कॉमन इमीटर के बेस में इनपुट वोल्टेज वी बी ई होता है। देखिए जो हमारे तीन कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के बन जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा सारे तीनों कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। एक ट्रांजिस्टर का बीटा दिया हुआ है 250 और बेस करंट दी हुई है 20 माइक्रो एम्पियर, और उसने आईसी पूछ रखा है। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कॉमन इमीटर केस में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है आई सी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू दी हुई है 250 और आई बी हमारा दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5000 माइक्रो एम्पियर। तो 5000 माइक्रो एम्पियर तो ऐसा कोई आंसर है नहीं, तो मिली एम्पियर में इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ये तीन जीरो हटा दीजिए तो ये आपका 5 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमारा आंसर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी, और एक फॉर्मूला और हो जाता है यहाँ से आई ई इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर इमीटर करंट पूछ लिया होता आई ई निकालिए तो हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बीटा प्लस 1 आई, दैट इज़ 251 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइक्रो एम्पियर, और आंसर हमको मिल जाता। ओके, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उसने पूछा है रेशियो आई सी अपॉन आई ई इज कॉल्ड। ठीक है ना, आई सी और आई ई के रेशियो को पूछा है। एक्चुअली ये करंट गेन है, अब किसका है ये हमको पहचानना होगा। इसका मतलब आई सी हमारा यहाँ पर आउटपुट करंट है और आई ई इनपुट करंट है। तो ये हमारा किस केस में होता है, ये हमारा होता है कॉमन बेस के केस में। ठीक है ना, कॉमन बेस के केस में हमको मालूम है आई सी आउटपुट करंट होती है और आई ई हमारी इनपुट करंट होती है। तो आई सी अपॉन आई के रेशियो हमको करंट गेन देता है, जो कॉमन बेस में होता है वो होता है अल्फ़ा। दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी अपॉन आई ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने फिर पूछा है आई सी अपॉन आई बी के रेशियो को क्या कहते हैं। ठीक है ना, तो आई सी यहाँ पर आउटपुट करंट है और आई बी हमारा इनपुट करंट है। तो ये हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ठीक है ना, आई सी आउटपुट करंट और आई बी इनपुट करंट। तो आई सी अपॉन आई बी का रेशियो क्या कहलाता है, बीटा, करंट गेन इन कॉमन इमीटर दैट इज़ बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है,
आई सी अपॉन आई बी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने पूछा है आई ई अपॉन आई बी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बेस करंट हमारी इनपुट करंट है और एमिटर करंट आउटपुट करंट है। तो ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में जो हमको गेन मिलता है उसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब गामा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आई ई अपॉन आई बी। तो अभी हम लोगों ने देखा अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई, बीटा की वैल्यू भी पता चल गई और गामा की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है, अब इन तीनों में रिलेशन होता है जो हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी बीटा पूछ लेगा, या बीटा दे दिया जाएगा अल्फ़ा पूछ लेगा, या अल्फ़ा दे दिया गया गामा पूछ लेगा। ऐसा इंपॉर्टेंट रिलेशंस कुछ होते हैं जो हम लोग आगे लेक्चर्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर कट ऑफ मोड। ठीक है, ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 मोड में वर्क करता है, कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड एंड सैचुरेशन मोड। ठीक है ना। तो अभी जो इसने पूछ रखा है कि कट ऑफ मोड के लिए इनमें से कौन सी जो है कंडीशन एकदम ट्रू है। ठीक है, तो पहला कंडीशन बोला कलेक्टर करंट इज़ ज़ीरो। तो आपको मालूम है ये आपका होता है कट ऑफ रीजन, ये आपका इतना होता है सैचुरेशन रीजन, और ये जो हमारा होता है ये होता है एक्टिव रीजन। ठीक है, तो हमको मालूम है कट ऑफ रीजन में बेसिकली ये आपका वी और आई की बात हो रही है। तो ये आपका जो है कलेक्टर करंट यहाँ पर जीरो है कट ऑफ रीजन में। तो कलेक्टर करंट जीरो हो गई, ये तो बिल्कुल ट्रू हो गया। बाकी भी कंडीशंस देख लेते हैं। कलेक्टर करंट इज प्रोपोर्शनल टू द बेस करंट। तो कट ऑफ रीजन में कलेक्टर करंट और बेस करंट दोनों ही जीरो होती हैं, तो ये प्रोपोर्शनल में नहीं हो सकता। बेस करंट इज नॉन जीरो, बेस करंट भी जीरो ही होगी तभी कलेक्टर करंट जीरो होगा, क्योंकि हमको मालूम है आई सी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आई बी। तो जब आपका बेस करंट जीरो होगा तभी कलेक्टर करंट जीरो होगा। तो आपका सी भी गलत हो गया, तो ये आपका डी भी गलत हो गया। इसका मतलब जो है हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट होगा। ओके।